देखो मैं टॉपिक्स अबाउट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसको हम इंशाल्लाह डिफरेंट बुक्स से कंबाइन करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे अच्छा लगा था कैप्लान से, तो वहाँ से लिखा हुआ है। अदरवाइज़ यू कैन फॉलो एनी बुक, क्योंकि सेम चीज़ें हैं हर किसी बुक में। ठीक हो गया। जो एक्स्ट्रा होगा वो अपनी जो स्पेसिफिक बुक आप पढ़ रहे हैं, लाइक स्टेप अप पढ़ रहे हैं, इरफान मसूद पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। अदरवाइज़ सेम चीज़ें हैं। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के एक सिनेरियो की, कि आपके पास एक पेशेंट आई है, वुमेन आई है 32 ईयर्स ओल्ड की, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है। मींस दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन दैट द एम्बोलिस इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन द लंग्स। तो विद एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि एकदम से उसको जैसे एम्बोलिस फंसा, साथ ही उसको ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो गई, मतलब उसको सांस नहीं लिया जा रहा उससे। प्यूरिटिक चेस्ट पेन हो रही है that occurred while she was shopping. She had never been sick and takes no medications other than oral contraceptives. मतलब उसकी oral contraceptives का कोई रिलेशन है with the pulmonary embolism. Her respiratory rate is 26 per minute, pulse is 107 per minute. मतलब उसकी respiration थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है, pulse ज़्यादा हुई हुई है, auscultation is clear and rest of examination is नॉर्मल। ऑस्कल्टेशन क्लियर है, मीन्स के वहाँ पे आपको कोई और लंग डिज़ीज़ आप नहीं सोच रहे कि विदाउट एनी लंग डिज़ीज़, एनी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिज़ीज़, उसको कोई लंग डिज़ीज़ की हिस्ट्री नहीं है। मीन्स हम हर लंग डिज़ीज़ को रूल आउट कर सकते हैं कि ना इसको नमोनिया है, ना इसको टीबी है, ना इसको ये है एस्थमा है, ना इसको सीओपीडी है, ना कुछ भी नहीं है। बस वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करी थी और अभी उसको एकदम से कुछ हो गया और वो कहती है मैं पहले बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई लंग डिज़ीज़ कभी सांस का मसला नहीं हुआ। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री पॉइंट होता है कि प्रीवियसली बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तो एग्जामिनेशन पे भी नॉर्मल आ रहा है। एबीजी शोज़ एविडेंस ऑफ माइल्ड हाइपोक्सीमिया। ये तो हो ही जाता होता है जब हाइपरवेंटिलेशन होती है, तो ऑक्सीजन वैसे ही बॉडी से जो है वो निकल जाती है। तो चेस्ट एक्सरे इज़ नॉर्मल। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चेस्ट एक्सरे होगा वो आपको नॉर्मल मिलेगा, उसमें आपको कोई मसले मसाइल नहीं मिलेंगे। तो देखिए 75 ईयर्स ये आपका प्रॉफ का यूक्यू है कि 75 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन सस्टेन्स फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। अब इसमें फ्रैक्चर की हिस्ट्री है। एंड अवेटिंग सर्जरी इन द ऑर्थोपेडिक्स वार्ड। 2 days after the hospitalization, he suddenly develops profuse sweating, central chest pain and breathlessness. सो यहाँ पर जो हिस्ट्री है दैट इज़ ऑफ द फीमर फ्रैक्चर हुआ, वहाँ से आपको पता है कि एम्बोलिज्म हो जाती है इनटू द लंग्स, तो वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। पल्स उसकी ज़्यादा हुई है, रेगुलर है, बीपी उसका जो है वो थोड़ा ड्रॉप किया हुआ है, एंड साइनोसिस। हिज जेवीपी इज़ एलिवेटेड एंड ही हैज़ अ लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। अब इसमें हम सीवियस डिसऑर्डर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। सो उन्होंने इसलिए डीडीज़ पूछ लिए हैं। तो इस पॉसिबल डायग्नोसिस आपने बताने हैं, 5 इन्वेस्टिगेशंस और इमीडिएट स्टेप्स बताने हैं। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखें होता क्या है। सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो किस तरह से हो जाती है ना, तो नंबर 1 पे देखें, सबसे पहले हमारा कोई भी एम्बोलिस होता है, जैसे यहाँ पे ब्लड क्लॉट बना हुआ था एक डिस्टल एरिया में। अब डिस्टल एरिया से ये ब्लड क्लॉट जो है, ये एम्बोलिस जब क्लॉट है ना, वहाँ पे थ्रोम्बस है, वो एम्बोलिस जो है यहाँ से क्रॉस करके जाएगा और जाके लंग्स के अंदर एम्बोलिस ट्रेवल्स टू द हार्ट एंड गेट्स लॉज्ड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग विच कॉजेज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मतलब कोई पहले से ब्लड क्लॉट था नीचे बना हुआ और वो ऊपर लंग्स में जाके उसने एम्बोलिज्म कॉज करवा दी। मतलब कि थ्रोम्बोलिक डिजीज़, ये देखें, ये अगर ये वाली पिक्चर आप देखें, ये जो नीचे है, देखें नीचे से एम्बोलिज्म हुआ और आके लंग्स में फंस गया, लंग्स की वेसल्स में फंस गया और फिर वहाँ पर डैमेज क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो एम्बोलिक डिजीज़ इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड mortality in the hospitals and outpatient settings and poses a diagnostic challenge even for seasonal clinicians. तो देखें, अब हमने ये देखना है कि देखें ये हमारी नी है ना, नी के ऊपर से ये हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन हो गया और नी के नीचे जो है डिस्टल पोर्शन हो गया। अब ये जो यहाँ पे एम्बोलस आता है ना, ये प्रॉक्सिमल से ज़्यादा आता है, लेकिन डिस्टल से कैसे आएगा कि डिस्टल पहले आके प्रॉक्सिमल बनेगा और फिर आगे लंग्स में आएगा। मतलब मोस्टली जो होते हैं प्रॉक्सिमल डीवीटीज़ होती हैं अबव द नी,
और जो डिस्टल डीवीटीज़ होती हैं वो प्रोपिगेट करके प्रॉक्सिमल बनाती हैं और फिर प्रॉक्सिमल प्रोपिगेट करके जो है वो लंग्स में एम्बोलिज़्म कॉज़ करती हैं। और अब ये भी हो सकता है ना कि लंग्स में एम्बोलस जो है वो नीचे से ना आए, ऊपर से आ जाए, मतलब ऊपर से किसी जगह से आ जाए। ऊपर से कहाँ से आ सकता है? सबक्लेवियन वेन में से आ सकता है, इंटरनल जुगुलर वेन में से आ सकता है। तो वो कब आता है? जब इनके अंदर हमने कैथेटर्स घुसाए होते हैं ना, जिनको हम मतलब ऊपर से देते हैं, यहाँ से जो जो भी हमने न्यूट्रिशन देनी होती है, तो वहाँ पे कैथेटर्स में एम्बोलिज़्म बन जाती है, थ्रोम्बस बन जाता है और फिर वो आके लंग्स में फंस जाता है। तो ये उन्होंने बात करनी है अब आपके साथ कि देखें डिस्टल डीवीटीज़ जो हैं ये हमारी के क्लिनिकली सिग्निफिकेंट जो होंगी वो हमारी प्रॉक्सिमल डीवीटीज़ होती हैं। और डीवीटीज़ जो डिस्टल होती हैं वो प्रोपेगेट करती हैं और फिर प्रॉक्सिमल बनती हैं। और डिस्टल डीवीटीज़ जो हैं वो इतने मसले की बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि डिस्टल डीवीटीज़ हो भी तो इतने मसले की बात नहीं होती, लेकिन अगर वो प्रोपेगेट करके प्रॉक्सिमल बना दें तो फिर वो सोर्स बन सकती हैं पल्मोनरी एम्बोलिज़्म का, एंड वी हैव टू लुक एट इट। देन आता है कि जो प्रेगनेंसी, अब वो पेशेंट्स जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में से भी आ सकती हैं, लाइक सबक्लेवियन में से इंटरनल जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ये उन लोगों में होगी जो आईवी कैथेटर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। समझ आ गई? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद प्रेग्नेंट पेशेंट जो होता है वहाँ पे पेल्विक वेन्स में से आता है। तो वो दरअसल आपको बताना चाह रहे हैं कि अब अगर आपसे पूछे कि जो डीवीटीज़ होती हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज़्म का सोर्स कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो वो प्रॉक्सिमल डीवीटीज़ हो सकती हैं, डिस्टल डीवीटीज़ हो सकती हैं, वो पेल्विक वेन्स में से आ सकता है, वो अपर एक्सट्रीमिटी की वेन में से सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन्स में से आता है, इनका एसोसिएटेड विद द आईवी कैथेटर्स। तो पल्मोनरी एम्बोलिज़्म एंड डीवीटीज़ जो हैं इनको हम वन डिजीज़ कंसिडर करते हैं। बी कंसर्न्ड अबाउट एंड ट्रीट प्रॉक्सिमल डीवीटीज़ बिकॉज दिस में रिजल्ट इन द पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। तो हमने उसको ट्रीट करना होता है कि हमें पता है कि यार अब प्रॉक्सिमल डीवीटी हो गया उसने, तो करवाना ही करवाना है पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। अब जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं एंड दोज विद द आईवी कैथेटर्स, अब हमने क्या करना है? सोर्स ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म देखना है कि हमें पता है कि प्रेग्नेंट, अब मैंने आपको बताया कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में कहाँ पे खतरा है? पेल्विक वेन्स में, तो आपने उनको देखना है। इसी तरह जो आईवी कैथेटर्स वाले हैं उनके अंदर कहाँ पे ध्यान रखना है? अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो उनके अंदर ज़रा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारी जो है वो उन्होंने बताई हुई है कि जो आपको कौन सी लेग जो है स्वॉलन नज़र आ रही है राइट साइड की, और लैटरल साइड से मोस्टली ड्यू टू डीवीटी। तो ये हमारी जो है वो आ जाती है। तो नेचुरल कोर्स ने बताया कि प्रॉक्सिमल डीवीटी लॉजिस इट ट्रेवल्स टू द वेना कैवा। किस तरह से वो ऊपर जाएगी? देखें, वेना कैवा है ना हार्ट में, इंफीरियर वेना कैवा, वहाँ से जाएगी और राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगी, और फिर वहाँ से ये मल्टीपल एम्बोलस जो एम्बोलस हैं छोटे छोटे ट्रॉम्बस बनेंगे और जाके पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी, देखें यही होता है ना कोर्स, इंफीरियर वेना कैवा, राइट हार्ट से कहाँ पे जाएगी? लेफ़्ट हार्ट में, लेफ़्ट हार्ट से कहाँ जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी में, और वहाँ पे जाके एम्बोलस फंस जाएंगे। तो जब एम्बोलस फंस जाएंगे तो अल्वियोलर डेड स्पेस जो है वो भर जाएगी। ठीक हो गया? वास्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, इंक्रीज़ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा? मतलब कि एक तो हार्ट भी प्रॉब्लम, मतलब देखें सारा ब्लड पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा हार्ट का ना, क्योंकि आगे से तो एम्बोलिस फंसा हुआ है, थ्रोम्बस फंसा हुआ है, उसमें एम्बोलिज़्म हुई हुई है, तो सारा ब्लड पीछे आएगा, तो जेवीपी भी रेस करेगी। समझ आ रही है ना? और पेशेंट कार्डियक फेलियर में भी जा सकता है। और इस तरह से तो 50% से ज़्यादा अगर लंग वास्कुलर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगी? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा। राइट वेंट्रिकुलर वर्कलोड जो है, राइट हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, इतना ज़्यादा ब्लड आ गया पीछे, एंड मे लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हार्ट फेलियर कैसे होता है पल्मोनरी एम्बोलिज़्म में। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज़्म अकर्स व्हेन 70% से ज़्यादा अगर एक लंग का इन्वॉल्व हो जाता है, बट 10% ऑफ द पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज़्म विल डाई विद इन 1 आवर ऑफ द इवेंट, मोस्ट फ्रॉम द मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज़्म और सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस के पहले से पेशेंट को कोई बीमारी थी, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट था, कोई सीओपीडी, अब उसको पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हो गई है, तो अब तो बस गया, उसके अंदर ज़्यादा मसला है कि उसके अंदर जो है वो डेथ हो। व्हेन टू कंसीडर पल्मोनरी एम्बोलिज़्म एंड डीवीटीज़,
वो हमने देखनी है। लेकिन क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करते हैं। देखें, आपकी डेविडसन कहती है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज़्म है ना, उसमें 3 क्वेश्चंस आपने पूछने हैं कि इस मतलब देखने हैं कि इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट विद द पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। क्लिनिकल कंडीशन जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज़्म के साथ कर रही है कि वो इस हालत में आ रही है इमरजेंसी में कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और वो सब कुछ ठीक है। फिर डज़ द पेशेंट हैव रिस्क फैक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ है, उसको पहले से डीवीटी का मसला था या इस तरह से सारे होते हैं। देन आर देयर एनी अल्टरनेटिव डायग्नोसिस दैट कैन एक्सप्लेन द पेशेंट्स प्रेजेंटेशन। तो मतलब डीडीज़, तो 3 चीज़ें हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखनी है पल्मोनरी एम्बोलिज़्म में, दूसरा उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेनी है रिस्क फैक्टर्स की, और तीसरा क्या है कि डीडीज़ बनाने हैं कि क्या ज़रूरी तो नहीं है ये पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हो, और भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। देखें, अब आता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जैसे रीसेंट सर्जरी हुई है किसी की, जैसे हमने ऊपर अभी सिनेरियो में देखा कि स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैरीज़ अ 70% रिस्क फॉर डीवीटी। सो ऊपर ये सिनेरियो में आपको मैंने बता दिया कि उसका फीमर का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से फिर, या रीसेंट सर्जरी हुई है, कैंसर हिस्ट्री है, प्रोस्टेट, पेल्विक, एब्डोमिनल, ब्रेस्ट, तो वहाँ से। तो कहते हैं कि 50 to 20% जो कैंसर के पेशेंट्स थे उनके अंदर 2 साल के अंदर अंदर जो है ना अनएक्सप्लेन डीवीटी हो जाती थी और फिर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर देती थी। इमोबाइल पेशेंट्स, इसका तो आपको पता होगा, जो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, फिर उनका जो है वो उनके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री, मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा होता है। इस तरह जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं या जिनको हार्ट फेलियर है, तो फिर ठीक है। तो ये हमारे पास है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, बेड रिडन है, ओजिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वैसे ही बड़ा ख़तरा है। फिर क्या आता है एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया, स्पेशली मतलब अब जो है ना कोगुलेशन है ना, तो हमने ये कह लेना है कि यार किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, तो उसकी वजह से स्पेशली ल्यूपस एंटीकोगुलेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, पता है ना आपको, एल्ब्यूमिन लॉस होती है और इसके साथ साथ एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस हो जाती है, जिसमें उनके अंदर कोगुलेशन का ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि ऊपर हमारी एक सिनेरियो में फ़ीमेल का मसला ये था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती थी। रिस्क इंक्रीजेज फर्दर इफ द पेशेंट इज़ करंट स्मोकर। तो स्मोकर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करे और बेड रिडन है, लॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है, और प्रीवियस हार्ट फेलियर का पेशेंट है, रीसेंट सर्जरी हुई है, फ्रैक्चर हो गया। समझ आ रही है ना रिस्क फैक्टर्स की फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया, ऑफ विच द मोस्ट कॉमन जो है दैट इज़ फैक्टर 5 लीडिन म्यूटेशन, प्रोटीन सी रेजिस्टेंस, अदर्स इंक्लूड प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी, एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। प्रेगनेंसी फॉर विच द इंक्रीज रिस्क फॉर द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो 2 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी तक रहता है। तो समझ आ रही है ना रिस्क फैक्टर्स की। अभी तक हमने देखा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ कहाँ से हो सकता है, कौन कौन सी जगह से आ सकता है और किस तरह से आता है और कैसे ब्लॉक करता है और क्या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करता है। कौन सी 3 चीज़ें आपके क्वेश्चंस आपके पास माइंड में होने चाहिए, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। तो ये चीज़ें हो गई। अब सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। जो ऊपर हमने देखा सिनेरियो में, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिपनिया है, और आपको कॉफ या थाई की स्वेलिंग मिलेगी विद और विदाउट डिस्निया, जैसे आपको ऊपर मैंने एक पिक्चर भी दिखाई है। प्यूरिटिक चेस्ट पेन, जैसे कि सिनेरियो में आपको मिला था, प्यूरिटिक चेस्ट पेन जो पोजीशन के साथ चेंज होती है। देन हेमोप्टिसिस, ये तब होगी जब इन्फाक्शन भी हो गया हो बिकॉज ऑफ द डुअल सर्कुलेशन इन्वॉल्वमेंट। अकर्स ओनली विद इन्फाक्शन विच इज़ रेयर। अच्छा, ये वो बता रहे हैं कि देखें लंग्स की ना 2 सर्कुलेशन होती हैं, एक उसकी ब्रोंकियल सर्कुलेशन होती है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। तो अब जो है अगर एक सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाए तो दूसरी जगह से तो ब्लड आ रहा होता है ना, तो इतने मसले की बात नहीं होती, इन्फाक्शन नहीं होता। लेकिन अगर दोनों ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो दैट विल रिजल्ट इन द इन्फाक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, हेमोप्टिसिस होगा। दैट्स वाई द हेमोप्टिसिस इज़ रेयर। आपने खून की उल्टियाँ नहीं ढूंढना, सबसे पहले आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को देखना है, आपने लेग्स को देखना है, ठीक है। ऑन एग्ज़ाम ऑलवेज़ इंक्रीज़ द रेस्पिरेटरी रेट विद टेकीकार्डिया। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट आपको मिलेगा, जैसे ऊपर आपने सिनेरियो में देखा था ना कि रेस्पिरेटरी रेट कितना 24 तक गया हुआ था, ठीक है। टेकीकार्डिया आपको मिलेगा, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ होगा। पल्मोनरी साउंड जो है P2 लेवल, P2 ज़्यादा होगी। P2 जो है वो क्यों लाउड होगी उसका मैंने आपको
जब मैंने आपको बेड साइड पर आई थी तो उसमें साउंड्स के साथ डिस्कस किया था कि व्हेन द लाउड P2 इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसका क्यों प्रोड्यूस होती है, किस तरह से, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो लाउड P2 होगी। देन आता है वेल्स क्राइटेरिया। रिस्क स्ट्रेटिफाइज पेशेंट्स विद द pulmonary embolism and has been validated in both inpatient and emergency department setting। ठीक है, ये स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड DVTs। अब वेल्स क्राइटेरिया देखें कि जो US में यूज़ होते हैं, देखें बहुत ही, इससे आपको पता चलेगा कि ये वाकई में जो है ना DVT ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। कि सबसे पहले तो सिम्टम्स आ रहे होंगे DVT के, तो उसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। सिम्टम्स ऑफ DVT 3 पॉइंट्स। देन कोई DDs जो हैं वो आपने सारे एक्सक्लूड कर लिए हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं, आपको लेके जाएगा DVT की तरफ। और देन आता है इसकी तरफ इमोबिलाइजेशन और सर्जरी जो है उसकी हुई है पिछले महीने में, तो इमोबिलाइजेशन मोर देन 3 डेज़ और इक्वल टू 3 डेज़, 3 दिन से वो बेड पे बैठा हुआ है, या उसकी पहले से कोई सर्जरी हुई है 1 महीने के अंदर, तो 1.2 पॉइंट्स 1.5 पॉइंट्स, हाफ पॉइंट्स देने हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो हाफ पॉइंट्स दे दिए, 1.5 पॉइंट्स। फिर प्रेजेंस ऑफ हेमोप्टिसिस 1 पॉइंट, क्योंकि ये रेयर होता है और बहुत सी दूसरी डिजीज़ में भी होता है। देन प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंसी 1 पॉइंट। तो मेलिग्नेंसी के एसोसिएटेड कैसे DVT होता है, मैंने आपको बताया कि कैंसर की वजह से DVTs होंगे और दैट विल लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये हमारी होती है वेल्स क्राइटेरिया के सिम्टम्स ऑफ DVT होंगे, या कोई ऑल्टरनेटिव इलनेस आपको नहीं मिली तो आप 3 पॉइंट्स दोगे। इमोबिलाइजेशन है या सर्जरी हुई है तो 1.5 पॉइंट्स हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ DVT है तो 1.5 पॉइंट्स हैं। अगर हेमोप्टिस और मेलिग्नेंसी है तो 1 पॉइंट है। ठीक हो गया, तो 2 3 पॉइंट्स हैं, 2 1.5 पॉइंट्स हैं और 2 1 पॉइंट्स हैं। स्कोरिंग जो है फिर हम इस तरह से कर लेते हैं कि अगर स्कोर जो है 6 से ज़्यादा होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी PE की। अगर स्कोर जो है वो 2 और 6 के दरमियान है तो मॉडरेट है, और अगर स्कोर 2 से कम है तो लो प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से वेल्स क्राइटेरिया से हम ये मतलब पक्का श्योर कर सकते हैं कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में ये हमारे हैं सिम्टम्स, देख लें आप कि फेंटनेस और कोलैप्स, क्रशिंग सेंट्रल चेस्ट पेन, एप्रीहेंशन वियर डिस्निया, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, रिस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग, हिमोप्टिसिस। और क्रोनिक में क्या होगा, एक्सर्शनल डिस्निया होगा। लेट क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है। ये मेजर चीज़ें थी। अच्छा जी, अब आ जाता है हमारा ट्रीटमेंट इसका मेन है कि सबसे पहले क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन देंगे। हेपरिन से स्टार्ट करेंगे बिफोर द डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म्ड एंड वाइल द डायग्नोस्टिक वर्कअप इज़ कम्प्लीटेड वंस द डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म। तो 2 चीज़ें आपने पहले ही दे देनी है, ऑक्सीजन और हेपरिन। हेपरिन जो है लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन है या अनफ्रैक्शनेटेड फॉर 5 to 7 डेज़, 5 से 7 दिन के लिए आपने देना है, और अनटिल द INR इज़ थेराप्यूटिक। तो क्या है, लो मॉलिकुलर वेट या अनफ्रैक्शनेटेड 5 to 7 डेज़ के लिए। अब जो है ज़्यादातर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देते हैं एज अ प्राइमरी हेपरोनाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये हमारा हो गया हेपरिन। वारफरिन आपने वैसे इसके नाम ही लिखने होते हैं, जैसे याद रखिए 5 से 7 दिन के लिए देना है, लो मॉलिकुलर वेट या आपका जो है वो लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन या अनफ्रैक्शनेटेड। फिर वारफरिन आता है जिसको आप कोमेडीन कहते हो, ये आप जो है हेपरिन के साथ कंटिन्यू करवा सकते हो 6 मंथ्स के लिए फॉर बोथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड DVT। अब ये आपको पता है कि ये हमारे पास जो है हेपरिन का काम क्या होता है कि ये हमारा फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट करता है, लेकिन थ्रोम्बिन के ऊपर इसके कोई इफेक्ट नहीं होता। तो नो नीड टू फॉलो PTT। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम PTT से फॉलो अप करेंगे कि हेपरिन काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हेपरिन का थ्रोम्बिन के ऊपर तो कोई काम है नहीं है ना। तो PTT जो है वो प्रोलॉन्गेशन का हमारा कोई चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता ना देखना। तो डोजिंग इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट्स वेट एंड इफेक्ट इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। ये हमने जस्ट रीड करना है। वैसे आपको पता होना चाहिए हेपरिन और वारफरिन देना है, कितना देना है, किस वक्त, कितनी देर के लिए देना है। हेपरिन जो है वो 5 to 7 डेज़ के लिए और वारफरिन 6 मंथ्स के लिए। लॉन्ग हाफ लाइफ जो होती है इसकी होती है, और जिसकी वजह से हम इसको 1 दिन के अंदर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देते हैं।
trials have shown that जो है it is as good as unfractionated heparin in the treatment of DVT and pulmonary embolism. Also, low molecular weight is less likely to cause hemorrhage और heparin induced thrombocytopenia. तो हम क्यों प्रेफर करते हैं लो मोलिकुलर वेट को? क्योंकि ये ब्लीडिंग कम ये हेमरेज कम करता है, और दूसरा ये कि हेपरिन इंड्यूस जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है उसको नहीं होने देता. तो दैट इज़ वाई वी प्रेफर द LMWH. देन आपको पता है कि ये जो हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसके बारे में कि इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपरिन ट्रीटमेंट, और ये 5 से 7 दिन के अंदर होता है आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. मतलब हेपरिन की वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाना. ठीक है. तो 5% पेशेंट्स में होता है. पैराडॉक्सिकली इट इज़ एसोसिएटेड मोर विद द थ्रोम्बोटिक इवेंट्स रादर देन ब्लीडिंग डायस्थेसिस. ऑलवेज स्टॉप हेपरिन व्हेन प्लेटलेट्स डिक्रीज बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट. तो साथ ही आपने हेपरिन को स्टॉप करना है. ऑल्सो कंसिडर इन द पेशेंट्स विद रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म और DVTs बार बार होते जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, प्लेटलेट्स कंज्यूम हो गए हैं. डिस्पाइट हेपरिन ट्रीटमेंट, HIT इज़ ट्रीटेड विद न्यू एंटीकोगुलेंट्स. मतलब कि हम जो है वो दूसरे हेपरिन की जगह देंगे. फिर एर्गाट्रोबान है और ल्यूप्रिडिन है. तो ये हमारा हो गया कि हेपरिन वारफेरिन देना है जब हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, प्लेटलेट्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक कम हो जाए. तो फिर हमारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? एर्गाट्रोबान है और लेपिरुविडिन है. और वारफेरिन का आपको पता है कि ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स जो होते हैं, ये वाले सारे 2, 7, 9, 10 इनको जो है इनएक्टिवेट करता है. बिकॉज फैक्टर 7 जो है इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ द इफेक्टेड फैक्टर्स. तो PT इज़ मॉनिटर टू असेस द वारफेरिन एंटीकोगुलेंट टेस्ट. मतलब PT को हम जो है वो वारफेरिन के लिए चेक करते रहते हैं कि उसका काम हो रहा है. हम जो है वो INR को चेक करते हैं. अगर INR जो है 2 to 3 होगा, ठीक है, तो फिर हम वारफेरिन डोज जो है उसको हम सेट करेंगे. इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि वारफेरिन जो है ना स्किन नेक्रोसिस कॉज करता है. उन लोगों में ज़्यादा करता है जिनके अंदर पहले से प्रोटीन C की डेफिशिएंसी होती है. स्किन की नेक्रोसिस कैसे होती है? प्रोटीन C डेफिशिएंट है ना, तो वारफेरिन जब आएगा तो वो भी एंटीकोगुलेंट करेगा. तो जब इतनी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी ना, तो प्रोटीन C की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगी. क्योंकि शुरू में जो है वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट आती है जब वारफेरिन स्टार्ट की जाती है ना, उसकी वजह से विच कॉजेज़ द स्किन थ्रोम्बोसिस. तो उसकी वजह से स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है. सो उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो है फिर हम हेपरिन और वारफेरिन जो है स्टार्ट करते हैं एक साथ ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट की जा सकें. किन लोगों में एंटीकोगुलेशन नहीं करनी? जिनकी रीसेंट न्यूरो सर्जरी या आई सर्जरी हुई है. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि अगर हमने प्रिवेंट करना है ना कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो इन्फीरियर वेना कैवा से हार्ट में ना जाए, तो हम एक ग्रीन फील्ड फ़िल्टर लगा देते हैं इन्फीरियर वेना कैवा के लेवल पे, ताकि वो DVT जो है वो एम्बोलिज्म ना कॉज करे ना. तो ये इन्होंने. अब प्रेगनेंसी के अंदर हम वारफेरिन जो है वो नहीं देते, हम जो है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं 6 महीनों के लिए. फिर वो कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स किन लोगों में यूज़ करने हैं? टिश्यू प्लाज्मोनिजिन एक्टिवेटर और स्ट्रेप्टोकाइनेज. हम वैसे तो इनको यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाते हैं ना कि हाइपोटेंशन हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर हम थ्रोम्बोलिटिक्स यूज़ करते हैं. या फिर हम उन लोगों में करते हैं जिनके अंदर मैसिव DVT है, ताकि हम पोस्ट फ्लेबेटिक सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकें. तो थ्रोम्बोलिटिक्स का ये फ़ायदा हो. इसके अलावा विटामिन के एंटागनिस्ट होते हैं, और इसके अलावा वी हैव द इनहिबिटर्स ऑफ फैक्टर 10 एंड थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. तो फैक्टर 10 इनहिबिटर कौन सा है? रिवरॉक्सिबेन है. और थ्रोम्बिन इनहिबिटर क्या है? डेबिगार्ट्रेन है. तो ये हम वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब ये पोस्ट फ्लेबेक्टिक सिंड्रोम जो होता है, ये हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स की वजह से होता है, जो कि साइंस प्रेजेंट करता है पेन, एडिमा, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन अल्सरेशन. यूज़ ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स फिर हम यूज़ करते हैं ताकि इसको हम रोक सकें पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम को. अब जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रॉक्सिमल DVTs, उनको हम जो है वो 6 महीनों के लिए ट्रीट कर. अभी हमने देखा ना कौन कौन सी चीज़ें ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं. और अब हमने देखना है कि अदर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉक्सिमल DVTs हैं उनको हम 6 महीनों के लिए ट्रीट करते हैं. जिनके अंदर कोई हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स हैं, थ्रोम्बोफीलियाज हैं, उनके अंदर लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन हम करते हैं. किसके साथ? वारफेरिन के साथ.
अब वो इन्वेस्टिगेशंस की तो हम बात करेंगे। प्रोटीन CNS का लेवल हम नहीं चेक करते होते, क्योंकि वारफेरिन जो होता है प्रोटीन C का लेवल कम कर देता है, तो हमने उसके लेवल से इन्वेस्टिगेशंस नहीं करनी। अब पेशेंट्स हैं जिनके अंदर बार बार थ्रोम्बोसिस होती जा रही है, रिकरेंट थ्रोम्बोसिस के अटैक्स आ रहे हैं, तो हमने कंसिडर करना है कि या तो उनको हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या उनको कैंसर है किसी चीज़ का। तो इस वजह से हमने ये दोनों चीज़ें कंसिडर करनी है। उसमें फिर IVC फ़िल्टर लगा देते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, और न्यूअर एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक हीरोइडिन। ये हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जो हैं एसोसिएटेड होते हैं विद क्लॉट फॉर्मेशन अराउंड द फिल्टर साइड में, कॉज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो फ़िल्टर्स जो हैं फिर इनका साइड इफ़ेक्ट भी है। हमने जो है डिस्टल DVTs के लिए क्या मैनेजमेंट करनी होती है कि हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं और ट्रीट करते हैं एंटीकोगुलेशन फॉर 3 मंथ्स। और फैट एम्बोलिज़म भी एक रेयर टाइप होती है जो कि 3 दिन के अंदर तो हो जाती है, बोन फ्रैक्चर के जो ऊपर हमने देखा, मोस्ट कॉमनली फीमर फ्रैक्चर के साथ वो फैट एम्बोलिज़म होती है। इट में अगर ऑल्दो रेयरली आफ्टर CPR भी हो सकता है, फीमर सर्जरी के बाद, CPR के बाद। तो इसको भी हमने जो है ना एक DD में रखना होता है, क्यू डिज़निया के और पिटेकिया बनने के और कन्फ्यूजन के। और ट्रीटमेंट में हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं फैट एम्बोलिज़म का, इसमें हम कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ नहीं करते। सो नेक्स्ट पार्ट से हम इसके ट्रीटमेंट को थोड़ा देख लेंगे, एक दफ़ा समराइज़ कर लेंगे और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस करके इसके यूज़ करते हैं।